अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप नाइट्स। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में ताहिरा अनस को। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? फ़िलहाल तो रमज़ान जा रहे हैं। हाँ, उसके अलावा मेरा बेटा बहुत छोटा है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो क्लिनिक्स हैं। क्लिनिक्स हैं। और हाँ। क्लिनिक के टाइमिंग्स क्या हैं? क्लिनिक के टाइमिंग्स मोस्टली इवनिंग के होते हैं और वीकेंड्स अच्छा। के होते हैं। और ऑन कॉल भी कर रही होती हो? ऑन कॉल भी करते हैं। थैंक्स टू कोविड के हर बंदे में अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो ज़्यादा आसान कॉल्स पे भी मसले सुलझाने हैं, ऑनलाइन एज इन वीडियो कॉल्स भी हो रही होती हैं, वीडियो कॉल, जूम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए। अच्छा, ओके। ताहिरा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट मेड यू डिसाइड टू बिकम अ थेरेपिस्ट? वैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? दोनों एक ही है या फर्क होता है दोनों में? नहीं, इट्स सेम बेसिकली। जो भी शख्स थेरेपी प्रोवाइड कर रहा होता है या साइकोथेरेपी प्रोवाइड करता है तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हम थेरेपिस्ट कहते हैं, साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एंड एट टाइम्स काउंसलर भी कहते हैं। अच्छा, काउंसलिंग दूसरे लोग भी कर सकते हैं लेकिन थेरेपी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। और उस थेरेपी में क्या आता है, जैसे किस तरह की थेरेपी? अच्छा, इसमें टॉक थेरेपी होती है, बातों के जरिए इलाज किया जाता है। अब थेरेपी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी है, तो वो है, लेकिन ये सारा बातों का इलाज, इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई काउंसलिंग ही हो गई ना ये भी। हाँ, लेकिन काउंसलिंग बहुत लाइटर एंड पे होती है, थेरेपी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्विंग और इंगेजिंग होती है। लेकिन इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि पेशेंट खोल के सारी बात जो है वो आपके सामने रख दे। तो किस तरह से कंफर्टेबल जोन में लाया जाता है सबसे पहले पेशेंट को कि वो कोई भी बात आपसे नहीं छुपाए और वो सारी बात आपको बताए, फिर ही जाहिर है उसका सही से इलाज हो सकेगा। हाँ, देखिए, अमूमन ऐसा है कि हमें ना सोसाइटी में, अगर मैं अपनी और आपकी बात भी करूँ तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता। हाँ। जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी बात तवज्जो से बगैर जजमेंट किए सुन रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो खुद ही से ओपन हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि पहले सेशन में ही हो जाए। हाँ। पहले सेशन, दूसरे, तीसरे, ग्रेजुअली वो खुद ही से ओपन अप हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट के आपसे रैपो नहीं बने। अच्छा, उसमें अमूमन ये होता है कि देखें, अगर हम किसी और डॉक्टर के पास जाए ना, नहीं समझ आता हम चेंज कर लेते हैं। थेरेपिस्ट में ये बहुत होता है कि अगर हमें नहीं समझ आता तो हम दूसरे थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाते। हमें लगता है कि ये जो तरीका इलाज है ये मौसर ही नहीं है। हाँ। तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि अमूमन ये भी होता है कि आपको कोई थेरेपिस्ट नहीं समझ आता, आपकी रेपो बिल्ड नहीं होती, तो आप थेरेपिस्ट चेंज करके देखें, इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ग्रेजुअली मैंने तो यही देखा कि लोग खुद ही से ओपन अप हो जाते हैं थेरेपी। हमारी सोसाइटी में ताहिरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्ट करना कि हम बीमार हैं, हमें डिप्रेशन है या हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और हमें डॉक्टर को दिखाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी और को देख रही हूँ और मैं उसकी स्टेट समझ रही हूँ कि वो ठीक नहीं है, मैं उसको नहीं बोल सकती कि तुम जाके अपना इलाज कराओ। वो मुझे गालियां देगा कि यार इसने मुझे पागल समझा हुआ है, ये मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाह रही है, मैं पागल हूँ, मैं कोई साइको हूँ। तो इस तरह के भी पेशेंट्स आते होंगे घर वालों से छुप छुपा के। अच्छा, अमूमन जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने किया। हाँ। बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला है कि लोग खुद से आते हैं। हाँ। लेकिन वो चाहते नहीं है कि उनकी सराउंडिंग में किसी को पता चले। हाँ। क्योंकि इतना ज़्यादा शेम किया जाता है कि मतलब तुम कोई पागल हो गए। अच्छा, अगर किसी का पता लग जाए कि कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा था तो वो भी स्प्रेड किया जाता है कि ये ना साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहा था, इसके साथ कोई नफसियाती मसला है या ये पागल हो गया। हाँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लियर किया जाए कि कोई भी पागल होकर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आता। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आ सकते हैं, आप अपनी करियर काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्री वेडिंग काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। प्री वेडिंग काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये बड़े इंटरेस्टिंग, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है वैसे। हाँ, मैं तो इस पे ये बात कहती भी हूँ कि प्री वेडिंग काउंसलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्री वेडिंग शूटिंग। लेकिन होता है कि हम प्री वेडिंग शूट्स तो करवा रहे होते हैं लेकिन काउंसलिंग नहीं करवाते। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखें, अगर मैं और आप भी, लाइक आई एम ऑल्सो मैरिड, यू आर ऑल्सो मैरिड, तो हम अपना टाइम भी याद करें तो आपको कोई ये नहीं बताता कि रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है। अगर कोई बड़ा कोई सलाह देता भी है तो वो ससुराल को खुश करने की तो हो सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको ये सुनने में आता है कि बस चुप रह के शुरू के 10 साल निकाल लेना, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान है। मतलब 10 साल एक पूरा अरसा है आपकी ज़िंदगी का, कोई 1 साल 6 महीने की बात नहीं हो रही। प्री वेडिंग काउंसलिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस होते हैं वो ये कि आपने अपनी रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है, आपने अपने कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपने लिमिट सेटिंग कैसे करनी है। क्योंकि देखिए, जब हम जाके
एक नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हो चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, बाउंड्रीज सेट करना, लिमिट सेट करना, लोगों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रिलेशनशिप को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दी एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि प्री वेडिंग शूट के बजाय अगर प्री वेडिंग काउंसलिंग कर ली जाए तो डिवोर्स रेशो कम हो सकता है। डिवोर्स रेशो कम होगा और क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप अच्छी होगी। आप ये देखें ना, एक तो डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया और एक जो डिससेटिस्फैक्शन है ना मैरिटल रिलेशनशिप में, वो भी बहुत बढ़ गई है। वैसे ताहिरा, कोई आया है अभी तक प्री वेडिंग काउंसलिंग के लिए? लोग आते हैं? अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 लोग मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि फेमिलियर ही नहीं है ना। मैंने खुद बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ टीवी होस्ट, फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसे भी होता है और लोग इसकी भी काउंसलिंग करते हैं। हाँ, काउंसलिंग एक पूरा डिसिप्लिन करवाते हैं इसका करने का, लेकिन ये है कि अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ लोग आते नहीं हैं। तो अगर आप मुझसे भी पूछे तो इट्स मी लाइक 12 इयर्स के मैं साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ। तो 2 से 3 लोग ऐसे थे जो आए थे शादी से पहले, वरना लोग नहीं आते। अच्छा, और इसकी भी काउंसलिंग होती है दैट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, और इसकी भी काउंसलिंग हो कि बच्चे को किस तरह से पालना चाहिए? हाँ, इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद टर्मिनोलॉजी सुनी हो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अमूमन औरतें जब बच्चा डिलीवर करती हैं, प्रेगनेंसी टाइम से लेके डिलीवरी के बाद से शुरू का जो 2 साल होता है, उसमें आपके अंदर ये टेंडेंसीज होती हैं कि आप डिप्रेस हो सकते हैं, आपको सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती हैं, सेल्फ हार्म आता है, बच्चा बहुत बुरा लगना शुरू होता है, जिसको बेबी ब्लूज कहा जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, जब ये आते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन होता है, कहते हैं तुम ना नाशुक्रापन कर रही हो। आई डोंट नो आई शुड टेल यू दिस और नॉट, बट जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो मुझे खुद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ। और मुझे भी यही सुनने को मिला कि भाई तुम्हें अल्लाह मियां ने फौरन से बच्चा दे दिया, बेटा दे दिया, इतना हेल्दी है, खूबसूरत भी है, तो तुम ना नाशुक्रापन नहीं करो। मतलब बच्चा बुरा लगने लग जाता है, माँ को बुरा लगने लग जाता है, अपना आप बहुत बुरा लगने लग जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि लाइफ को कैसे आगे लेकर चलना है। आपको लगता है शायद अब आप सारी जिंदगी इसी चीज में स्टक रहेंगे, राइट? आपने उसको फीड कराना है, उसको वॉश कराना है, एंड यू आर स्मेलिंग योरसेल्फ, बच्चे की ख्याल कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका खाना पूरा नहीं हो रहा। सो दैट्स द स्टेट। वो उसमें आप नाशुक्रापन नहीं कर रहे होते, वो डिप्रेशन होता है और उसका इलाज होता है। तो मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा, मुझे तो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत रास्ते में भी दिखती है तो आई मेक श्योर कि मैं उसको खड़ा करके बताऊं कि भाई ये सब हो सकता है। अच्छा। और अगर ये हो तो होपलेस होने के बजाय या अपने आप को जो है ना वो बुरा समझने के बजाय, बिकॉज देयर वाज टाइम व्हेन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि शायद मैं वाकई अनग्रेटफुल हो रही हूँ, राइट? हाँ, मगर इसमें जैसे आप कह रही है ससुराल वालों का भी बहुत बड़ा ताल्लुक होता होगा, हस्बैंड का कैरेक्टर मैटर करता होगा, सास का कैरेक्टर मैटर करता होगा, दैट हाउ दे आर ट्रीटिंग यू, और उसके बाद फिर आगे जा रहे वो भी अगर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तो मेरे ख्याल से शायद फिर ना हो इस तरह। इट्स बेसिकली कि पूरे हमारी सोसाइटी का जो सोचने का नज़रिया ना वो चेंज करना पड़ता है। सो इन लॉज का वो तो चले, आप एक एस्पेक्ट है ना, आपकी अपनी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लाइक मेरी अम्मी भी मुझे ये कहती थी कि नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम गलत सोच रही हो। तो अमूमन आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सारे आपको यही बता रहे होते हैं कि ये आपकी सोच की गलती है, हालांकि वो आपकी सोच की गलती नहीं होती, वो आपको एक बीमारी है, डिप्रेशन है, और उसको आप ट्रीट करें तो वो बेहतर हो सकता है। अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो उसको खुद जाते जाते 1 साल से 2 साल लग जाते हैं, राइट? और उस टाइम में आपका जितना नुकसान हो जाता है, आपका वो जो क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ गुजर सकता है वो सफ़र हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि आप कंटिन्यूसली जो है वो थेरेपी दिए जा रही हैं और काउंसलिंग करे जा रही हैं, लेकिन अगले बंदे पे इसका कोई असर नहीं हो रहा। कुछ इस तरह के केसेस भी हैंडल किए हैं? अच्छा, एट टाइम्स ऐसे केसेस आते हैं और उसमें हम यही सोचते हैं कि क्या आप थक गई हो? उनसे ज़्यादा हमें लगता है कि फिर थेरेपी उनकी सराउंडिंग में लोगों को ज़रूरी है, लेकिन आप उनको थेरेपी में पुल नहीं कर सकते ना। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जितना काम क्लाइंट के ऊपर करके भेजते हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग उसको विद इन अ सेकंड ज़ीरो कर देते हैं। लोगों की सोच को किस तरह से बदला जा सकता है ताहिरा? कब लगता है कि लोगों की ये सोच बदलेगी, या हमारी सोसाइटी में कभी नहीं बदलने वाली? हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा इस सोच के साथ, और इसी तरह से हम छुप छुपा के जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते रहेंगे काउंसलिंग के लिए। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार तो वाकई बड़ा होपलेस फील होता है। लेकिन अगर मैं आपको स्टेटिस्टिकली बताऊं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। एक सर्टेन क्लास है जिसमें अब इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया जाता है कि ठीक है, नहीं अब जाया जा सकता है। पहले हम सिर्फ ये देखते थे कि ये या तो बहुत ही इलीट क्लास में होता था कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर ये नहीं था। वो इतना ज़्यादा अपना डे टू डे लाइफ के अंदर इंगेज थी कि वो बीमारी को या जहनी मसले को भी फोकस ही नहीं कर पाती थी। नहीं, या दोस्तों को कॉल कर लेते हैं, काउंसलिंग कर लेंगी, घंटों बात कर ली, यार ये मसला हो गया, वो मसला हो गया।
अब जो दोस्त ने मशवरा दिया वो मशवरा दे दिया, कर लिया, वो ही उनके लिए साइकोलॉजिस्ट होती है, ऐसे ही होता है। हमारे अब ये है कि मिडिल क्लास में भी ये शऊर आया है कि नहीं हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज में काफी इंप्रूवमेंट आई है, लोग अब इस चीज को एनकरेज करते हैं, एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है। सिंस हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस फील्ड ताहिरा? कितना टाइम? पास्ट 12 years। 12 years माशाल्लाह। तो कैसे ख्याल आया? बस ऐसे ही? I'll not say कि शुरू मुझे से हमेशा शौक से नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे अमूमन लोगों को लगता है कि ये जवाब आएगा, नहीं मुझे बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना था। बहुत पेशेंस चाहिए अगले की स्टोरी सुनने के लिए। अब कोई मुझसे 1 घंटा बात करे, जैसे मेरी कोई दोस्त भी कॉल करती है और उसको रोना होता है, तो मैं 1 घंटे के बाद पक जाती हूँ। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए कि किसी की स्टोरी आप सुकून से बैठ के सुने और फिर उसको मशवरा दें कि उसे क्या करना चाहिए। और इसमें सबसे अहम पार्ट ये होता है कि आप अपने आप को उससे डिटैच कर सकें, क्योंकि मैं बताऊं बहुत दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो हमारे लिए उस 1 घंटे के बाद अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करना ये ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है। सो अगर आप मुझसे पूछे तो नहीं, मैं हमेशा से साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहती थी, मैं हादसाती तौर पे बनी थी। मैं ACCA करना चाहती थी और जब मैंने इंटर किया कॉमर्स में तो उस वक्त ये बहुत था कि ये मर्दों की फील्ड है, मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग के इश्यूज़ हैं, तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, तो मैंने BS कर लिया साइकोलॉजी में। सो BS किया तो देन आई वाज लाइक कि नहीं मुझे इसमें आगे कुछ करना है, तो फिर मैंने MPhil किया और क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने इसको 1 घंटे से ज्यादा के भी सेशंस होते हैं ताहिरा, 2-2 3-3 घंटे पे भी जाते हैं, या आपने एक टाइम सेट किया हुआ एक पर्टिकुलर कि नहीं हर पेशेंट को मैंने इतना ही टाइम देना, इससे ज्यादा नहीं, फिर नेक्स्ट पे देखेंगे? देखिए अमूमन 45 से 90 मिनट्स के सेशन होने चाहिए। अच्छा। और इतने ही होते हैं, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से निकला है और 90 मिनट्स में उसका कैथारसिस नहीं हो रहा, अमूमन जो पहला सेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, थेरेपिस्ट के लिए भी पेशेंट के लिए भी, क्योंकि वो अमूमन लोगों की ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा होता है कि कोई उनको सुन रहा है। तो 90 मिनट्स में अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 2 आवर्स तक 2.5 आवर्स तक चला जाता है। बट डिसिप्लिनरी तौर के ऊपर आपको 45 से 90 मिनट्स के अंदर इसको रैप अप करना चाहिए। और इसके चार्जेस हैं या यू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट या नहीं आप चार्ज करती हैं? मतलब इस तरह के चार्जेस हैं कि हर कोई दे सकता है? हाँ, अगर आप मेरी बात करें तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज इनकरेज पीपल टू सीक हेल्प। बेसिकली हमारे यहाँ 2 लाख के ऊपर 2 साइकोलॉजिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। सो ये रेशो इतना कम है। अच्छा, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अवेलेबल भी बड़े शहरों में हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, छोटी जगह के आपको इलाकों में मिलते भी नहीं हैं। फिर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, उनके एक्सपेंसिव होने का दैट मेक सेंस, क्योंकि आप एक अच्छा अमाउंट लगा कर ये प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। तो अगेन आई विल नॉट से कि वो गलत करते हैं, लेकिन उससे होता ही है कि इतनी हाई प्राइस से लोग आ नहीं पाते। और कुछ ये भी है कि अवेयरनेस नहीं है, तो नोबडी वांट्स टू पे 3000 फॉर लाइक 45 मिनट सेशन, जिसपे वो जाते हुए हिचकिचा भी रहा है कि पता नहीं बातों से मैं ठीक होऊंगा या नहीं। टैबलेट देंगे, कुछ टेंजिबल होगा, कोई सिरप होगा, कोई दवाई होगी, तो फिर भी ट्रस्ट आ जाता है। बातों से लोगों को ट्रस्ट आने में थोड़ा मुश्किल होता है। जब वो आते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि इट वॉज हेल्पफुल। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि जितना आप पे कर सकते हैं कर दें, बट आप कभी भी डिस्करेज ना हो फीस की वजह से कि आप थेरेपी नहीं। अच्छा, और ये फीस पर सेशन वाइज होती है? पर सेशन होती है। अच्छा, मुझे झिझक हो कि शायद चलो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए मान भी जाऊं, मैं उससे अपनी सारी बातें पर्सनल शेयर भी कर दूं, लेकिन दवाई और फिर सिरप और ये सारी चीजें, मुझे तो होगा कि कहीं ये कोई उल्टा ही ना असर हो जाए मेरे ऊपर कि मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हूँ या एंग्जाइटी की मेडिसिन खा रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही ऑफ हो जाएगा। ताहिरा, देखिए जो साइकेट्रिक मेडिसिन है ना, अमूमन उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड वी ट्राई कि जब तक वो एक्सट्रीम नीड ना हो, बहुत ही ज़रूरी ना हो, तो वो ना दी जाए। बेहतर ये है कि क्योंकि उसके आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे, आपकी इमोशनल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे उसका एक इफेक्ट आता है। तो अवॉइड किया जाता है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आपको दवाइयाँ ना दी जाए और आपको थेरेपी ही की जाए। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ये रवैया है, आपका ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है, वरना अमूमन ये रवैया होता है कि लोग चाहते हैं कि कुछ दवाई या कुछ ऐसा मिल जाए तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती है। अच्छा, मैंने तो ये सवाल इसलिए किया कि शायद जिस तरह मुझे फील हो रहा है लोगों को भी यही लगता होगा कि यार ये मैं दवाई कैसे ले सकता हूँ या मैं मेडिसिन कैसे खा सकता हूँ। हालांकि ज्यादातर लोग वैसे नींद की गोलियां खा रहे होते हैं, उन्होंने एक आदत बनाई हुई होती है कि नींद की गोली खा के सोना है, बस एक दिमाग की बात है कि सुकून की दवाइयाँ, तो नाम हर दूसरे खा के सोना, उसके बिना नींद नहीं आएगी। मगर एक टाइम आता है ताहिरा जब दवाइयां भी असर नहीं करती हैं बॉडी पे, आप खा खा के इतने आदी हो जाती है, आपकी बॉडी इतनी आदी हो जाती है कि फिर वो असर करना छोड़ देती हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। ताहिरा, लिसनिंग सोल्स के हवाले से बताएं, आप फाउंडिंग मेंबर हैं लिसनिंग सोल्स की, क्या है लिसनिंग सोल्स? अच्छा, बेसिकली जब हमने
थेरेपी स्टार्ट की, और अगेन वो एक बहुत बड़ा जो एक बैरियर था वो ये था कि लोग आना नहीं चाहते, लोग अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते। हाँ। दूसरा बैरियर ऑब्वियसली फीस का है। अगर कहीं पे आप 45 मिनट्स से 90 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं तो आप एक क्लिनिकल सेटअप में करते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। हाँ। फिर वो सबके लिए अप्रोचेबल नहीं है। तो हमारे जहन में ख्याल आया कि हम एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करें जहाँ से लोग मदद हासिल कर सकें और वो 24/7 हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन पोर्टल पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे अभी तक हम इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6 years माशाल्लाह से, जिसके थ्रू हम लोग 24/7 इस पे अवेलेबल होती हैं। सिर्फ आप या आप नहीं, साथ एक टीम है, एक टीम है और अच्छा। जिसमें 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मैं खुद हूँ, 2 और साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी लोग काउंसलर हैं। वो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, वो काउंसलर्स हैं। तो उसमें हम बेसिक लिसनिंग प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो रात के किसी भी टाइम आपको कॉल आ जाए, 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, मैसेजेस आते हैं। ऑनलाइन पोर्टल तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स की सहूलत नहीं है। ठीक है, चलो ये भी सही है। हीलिंग सोल्स क्या है ताहिरा? अच्छा, हीलिंग सोल्स एक ऑनलाइन सोल्स जो है वो आपको कॉमन नज़र आएगा। हीलिंग सोल्स एक हमारा ग्रुप है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट ऑर्फनेजेस में, शेल्टर होम्स के अंदर जाके टाइम स्पेंड करते हैं। द आइडिया इज़ कि देखें, चैरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हमने अपने अमाउंट में से पैसा निकालना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पैसा दे दूँ, कहीं खाना खिला दूँ तो वो चैरिटी है। बट इफ़ यू विल आस्क मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई बिलीव होल हार्टेडली कि आपको जहाँ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। मेरे लिए शायद पैसा निकालना आसान हो, टाइम कहीं लगाना बहुत मुश्किल है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग ऑर्फनेजेस में, शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, टेक्निकली वो किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहे सिवाय मौत के। मतलब दे आर वेटिंग कि अब वो इतने अरसे बाद मर जाएंगे। दे बेसिकली डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड ना। तो हम ये करते हैं कि ईद के ऊपर, रमज़ान में और उसके अलावा लाजमी महीने में 1 से 2 इवेंट हम डिफरेंट शेल्टर होम्स में, ऑर्फनेजेस में करते हैं। वहाँ जाके हम उनके साथ इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं। एट टाइम्स हम उनको पिकनिक पे लेके जाते हैं। लास्ट मंथ हमने रमज़ान से पहले ये किया था कि हमने एक ओल्ड होम के लोगों को हम पिकनिक पे लेके गए थे, ब्रंच पे लेके जाते हैं। अच्छा, और इसका जो सारा खर्चा होता है वो हम लोग जो 60 वॉलंटियर्स हैं, बेसिकली वी आर लाइक फ्रेंड्स और फैमिली, तो हम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में ही करके और एडजस्ट करते हैं। तो एक तरह से ये मतलब मेंटल काउंसलिंग ही हो गई ना? हाँ, ट्रू, मेंटल काउंसलिंग है। और इसमें बहुत दिलचस्प बात मुझे ये लगती है जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम उन जगहों से होकर आते हैं तो मैं खुद ज़्यादा हील फील करती हूँ, मैं खुद ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ और खुद ज़्यादा ब्लेस्ड भी फील करती हूँ, क्योंकि हमें ये लगता है कि सिर्फ उन्हीं के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बट और मैंने अपनी सराउंडिंग में जितने लोगों को मोटिवेट किया और वो हमारे साथ गए, सब ने वापस आके ये कहा कि उनकी लाइफ के ऊपर बहुत एक उसका जो है ना वाज़ेह एक इम्पैक्ट आया। हाँ। जो उसके बाद से उन्होंने फील किया कि वो एक मुख्तलिफ इंसान है। ऐसे ताहिरा, सबसे बड़ा इशू आजकल का एडिक्शन टू सोशल मीडिया। अब मैं रात में मोबाइल मेरे हाथ में होता है, मुझे सोना होता है, मुझे सख्त नींद आ रही है, मुझे सोना है, लेकिन बार बार मेरे फ़ोन की वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ। मैं तकिए के नीचे, और ज़्यादातर लोगों की आदत होती है तकिए के नीचे फ़ोन रख के सोना है। वो साइलेंट करते हैं, वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, या वैसे ही जैसे भी वो जैसे ही बजता है ना, वो बस एक दिमाग की घंटी बज रही होती है। और इनसोम्निया, इसकी वजह से ज़ाहिर है आप पूरी रात जागते हो, नींदें पूरी नहीं होती। इसका क्या हल है? अच्छा, इसमें ना 2 बातें हैं। देखिए, एक तो जो आपने कहा ना कि हम उसको सराहने रख के सो रहे हैं, बेसिकली many of us like we are actually सराहने रखना ही छोड़ दें। हाँ, सबसे पहले तो अकेले नहीं है ना। अगर हम बाथरूम जाते हैं, हम बात लेने जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो एक डिवाइस है जो 24/7 मेरे साथ है। हाँ। अब उसके 2 रीजंस है। एक तो मेरी उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आप कभी खुद भी देखिएगा कि अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता, आपको लगता है आप अकेले हैं। हाँ, राइट, आपको एकदम से लगता है कि अब जो है ना, मतलब मैं ये इतना सा सफर कैसे करूं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आप बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं कि अब मैं ये ट्रैवल कैसे करूं, या मैं कहीं बैठा हूं तो मैं 10 मिनट कैसे गुजारूं। ताहिरा, सच में पता है, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैं वॉशरूम में गई हूँ और मेरे हाथ में फोन नहीं है, मैं वॉशरूम से निकल आई हूँ, नहीं मैं तो फोन लेके ही वॉशरूम में बैठूंगी। मुझे यूं नहीं बैठना, मैं इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई हूँ। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली में, आप तो एक्सेप्ट कर रही हैं, बट लाइक 95% लोगों का ये हाल है, राइट। हाँ। तो इसमें 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक तो ये कि आपकी उसके साथ डिपेंडेंसी और अटैचमेंट है, दैट गिव्स यू दैट फीलिंग कि यू आर नॉट अलोन। सो डीप डाउन आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है दैट यू डोंट वांट टू बी अलोन और यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, राइट। इसके ऊपर काम किया जा सकता है। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जितनी भी सोशल एप्स बनाई जाती हैं, उनके पीछे अगेन साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं जो कि ऐसी एप्स बनाते हैं कि वो आपके लिए हाईली एडिक्टिव और डिपेंडेंट हो, आपका उसके बगैर गुजारा ही ना हो। यू नो, नोटिफिकेशन इस तरह के हों कि यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग। आप देखें जितनी नई से नई एप्स आ रही हैं,
उनके नोटिफिकेशन आपको चेक करते रहना पड़ता है। अच्छा, अगर आप फेसबुक खोलते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं होता तो आप बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, बड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं कि इतनी देर से किसी ने कुछ किया नहीं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने उन ऐप्स को कैसे यूज़ करना है। बेसिकली मोबाइल फ़ोन हो या सोशल मीडिया हो, ये आपकी सहूलत के लिए है, आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं है। यू हैव ऑल द एबिलिटी टू कंट्रोल दैट थिंग, बट अभी ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया कि बेसिकली हमारा मोबाइल या हमारी सोशल ऐप्स हमें कंट्रोल करती हैं। टोटल कंट्रोल किया हुआ है ताहिरा। मैंने अब मेरी फैमिली में भी, और मैंने देखा हम कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, हर कोई अपने अपने फोन में घुसा होता है और फैमिली टाइम ही खत्म हो गया है। कोई फैमिली टाइम नहीं रहा, किसी को आपस में बात नहीं करनी है। मियाँ बीवी एक कमरे में बैठे हुए हैं, दोनों अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, बच्चा अपना अलग टैब लेके बैठा हुआ है। तो ये मोबाइल के जरिए से अपेरेंटली लाइफ से कनेक्ट होना बहुत, दुनिया से, वर्ल्ड से कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया, लेकिन साथ बैठे हुए दो लोग बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। So that's the dilemma of social media और smartphone. But again I'll say कि डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट सोशल मीडिया, बीट स्मार्टफोन, या आपकी एजुकेशन हो या आपका वर्किंग इन्वायरमेंट भी हो, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें आपको कम इफेक्ट करती हैं। और देखिए किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आपको क्या बदल सकते हैं। अब एक अरसे से हम इसमें ये बस चुका है हमारे अंदर एक चीज़, क्या हम इसे कभी बदल सकेंगे? आपको लगता है क्या सोसाइटी हो जाएगा? ये बेहतर हो जाएगा कैसे? क्योंकि देखें अभी इसका बूम आया ना स्मार्टफोन का, सोशल ऐप्स का, लेकिन ग्रेजुअली आप देखें जितनी भी सोशल ऐप्स हैं फेसबुक के अलावा बहुत ज्यादा परसिस्टेंट नहीं रही। थोड़े टाइम के बाद आपको बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चली जाती हैं। तो ये चीजें खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगी। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट नाउ ये हमें कंट्रोल कर रहा है। टिकटॉक ऐप के हवाले से क्या कहना है आपका? आप किस बारे में? What's your take on it? जैसे जो आजकल चल रहा है टिकटॉक पे, लोग वीडियोस बना के पोस्ट करें, आप करती हैं वैसे? Are you on TikTok? नहीं, टिकटॉक पे नहीं हूँ। और What's your take on it? वैसे क्या कहना है आपका इस हवाले से? जो कर रहे हैं लोग सही कर रहे हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रही थी। आई विल नॉट इनकरेज इट, आई विल नॉट अप्रिशिएट इट, क्योंकि हो ये रहा है कि देखें हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है या एक इफेक्ट होता है बेसिकली। सो जब हम टिकटॉक की बात करें तो उसका हमें इफेक्ट नजर नहीं आता, उसका साइड इफेक्ट नजर आता है। आपने अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगी तो पिछले 6 महीने में कितने लोगों ने टिकटॉक की वजह से खुदकुशी की, राइट? और उसमें कितने ज्यादा टीनेजर्स थे, ठीक है? सो अगर हम 30 प्लस की या 25 प्लस की बात करें तो सम वॉट वी आर दैट मेच्योर टू अंडरस्टैंड कि हमने किस चीज़ को या किस ऐप को कितना यूज़ करना है। हम ओवर यूज़ तो करेंगे लेकिन उसकी वजह से किसी साइकोलॉजिकल इलनेस में नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं तो उनमें डिप्रेशन, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एंजाइटी, कंपटीशन, कंपैरिजन इतना ज़्यादा हो रहा है टिकटॉक की वजह से, स्नैपचैट की वजह से। इनफैक्ट अभी जो सोशल उस पर फेसबुक के ऊपर जो रील्स का एक फैशन आया है, उसकी वजह से जो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपैरिजन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई हैं, एंड देन रिलेशनशिप के मसले बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब 16 साल के बच्चे का भी रिलेशनशिप का इशू है, उससे भी छोटे, छोटे। और अभी आपने जिक्र किया खुदकुशी, और उससे पहले आप जिक्र करी थी सेल्फ हार्म। ये मोस्टली लोग रिलेशनशिप में ही करते हैं, मोहब्बत में बैठ के हाथ काटे जा रहे हैं। भाई मतलब आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आए होंगे तो किस तरह से आप टैकल करते हैं ऐसे लोगों को कि भाई मत पहुंचाओ खुद को नुकसान, क्या कर रहे हो खुद के साथ? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये है कि देखें अगर मेरे पास कोई डिप्रेस आदमी आए, मैं उसको बोलूँ देखो डिप्रेस नहीं हो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझसे कहें कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो चांसेस ये हैं कि वो कभी भी नहीं समझेगा, राइट? क्योंकि अगर वो ये समझ सकता तो वो रिलेटिव्स की, दोस्तों की, बहन भाइयों की बात समझ लेता। सब उसको यही कह रहे थे पहले। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं कि वॉट एवर यू आर फीलिंग इज राइट, और दैट्स वेरी ट्रू कि फीलिंग्स कभी भी सही या गलत नहीं होती, और फीलिंग्स हमेशा पास्ट का हिस्सा होती हैं। क्योंकि अगर मुझे कुछ बुरा लग गया तो वो लग चुका है, अब आपके कहने से वो बुरा सही नहीं होगा। आप मुझे जितना भी कहें कि देखो बुरा फील नहीं करो, वो अब इट्स अनकंट्रोलेबल। बट जब हम किसी को ये कहते हैं कि जो उसने फील किया वो फीलिंग्स बिल्कुल ठीक थी, अब हम ये देखते हैं कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, वो अब क्या बेहतर कर सकता है। सो देयर आर चांसेस कि चीज़ें बेहतर हो सकें। सेल्फ हार्म की जब तक हम बात करें तो देखें 2 तरह के लोग ज़्यादातर सेल्फ हार्म करते हैं। एक तो जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो रहे होते हैं, अमूमन ख़वातीन, राइट, जिनके फैमिली या मैरिटल रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं। उसके अलावा टीनेजर्स। अच्छा, टीनेजर्स का जो पॉइंट है करने का, हाँ, दैट इज सॉर्ट ऑफ यू नो ब्लैकमेलिंग के, ठीक है अगर मैं तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं ये कर लूंगा, अम्मी रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी तो मैं ये कर लूंगा। सो द बेसिक लाइक बेसलाइन जो गोल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
ताहिरा, ब्लैक मेलर्स की आपने बात की, ये ब्लैक मेलर्स भी किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं जो इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि वो अगले को प्रेशराइज करें और उसको ब्लैकमेल करें? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये, बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लैकमेलिंग बहुत बचपन से स्टार्ट होती है। आप कभी ये देखिए, मेरा बेटा इज लाइक 2.3, तो अगर आप उसकी कोई बात नहीं मानते तो वो थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाता है, थोड़ी सी बढ़ाता है। अच्छा, वो आवाज़ बढ़ाने के साथ साथ ना आपके एक्सप्रेशन देख रहा होता है कि अब अम्मा क्या करेंगी, मतलब देंगी, कन्विंस हुई हैं या नहीं। अच्छा, नहीं कन्विंस हुई तो थोड़ा और चीख के रो। तो आपको बड़ा पेशेंट रहना होता है। आपने उसकी आवाज़ बढ़ने से या उसके रोने से या उसके चीखने चिल्लाने के प्रेशर में नहीं आना। अगर आप एक दफ़ा आ गए और आपने गिव इन कर दिया, जो वो मांग रहा था आपने वो उसको दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त आपको इरिटेट कर रहा था, तो ये वो पैटर्न सेट हो जाएगा। अब उसने ये सीख लिया कि अगर माँ से कोई बात मनवानी है तो उसके लिए आवाज़ ऊंची करनी है, उसके लिए 4 आंसू ज़्यादा बहाने हैं, या उसके लिए जाके अब्बा को, दादी को या नाना को या नानी को, किसी बड़े को इन्वॉल्व करना है। तो आपने गिव इन नहीं करना। ब्लैक मेलर जो है वो मोस्टली बचपन से बनते हैं और घरों से बनते हैं। ठीक है ताहिरा, आपसे साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेशन है, या जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें डिप्रेशन है या वो एंग्जाइटी का शिकार हैं? मतलब हम किस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं? अच्छा, इसका जो सबसे पहला और बहुत ऑब्वियस सिम्टम होता है वो ये है कि आपका जो अमूमन जिन एक्टिविटीज़ में दिल लगता था उसमें दिल लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे मूवी देखना हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे लोगों के साथ बात करना हो। आपका जो उठने बैठने का तरीका था, पहनने ओढ़ने का तरीका था, वो ख़राब होता जाएगा। राइट, पहले अगर आप अपना ख्याल रखते थे, अब नहीं रखते। अगर आप ये बात करें कि मेरे इर्द गिर्द किसी को है, तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अगर सामने वाला शख्स उन चीज़ों में, उन रूटीन की एक्टिविटीज़ में पहले इंटरेस्ट लेता था, अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसको दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपना ख्याल नहीं रख रहा, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो, चाहे स्लीपलेसनेस हो कि आपको लग रहा है कि इसकी नींद पूरी नहीं हो रही, इसकी आंखों पे हल्के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे एपेटाइट के इश्यूज़ हों कि पहले वो बहुत ही खुश खुराक था, अब उसने खाना छोड़ दिया है, अब उसने लोगों से बात करना छोड़ दिया। आजकल जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो ये भी होता है कि वो सोशल मीडिया से विड्रॉल है। राइट, पहले कोई शख्स बहुत ज़्यादा एक्टिव था फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, अब आपको नजर आता है कि जी वो बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं, नहीं दिख रहे, उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे। होता है, अभी हम मोहब्बत की बात कर रहे थे कि एक शख्स जो है वो सब कुछ लगने लगता है और उसके अलावा सारी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं जा रहा होता क्योंकि आपकी जो सुई है वो वहीं अटकी हुई होती है और वहीं से आपको डिप्रेशन मिल रहा होता है। फिर वो जाहिर है वो जब आप वो मतलब एक तरह से ना एक शख्स ने आपको कंट्रोल किया होता है, एक रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है, वो आपको खुशी दे रहा है तो आप खुश हैं, वो आपको दुख पहुंचा रहा है तो आप गम में हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे पास अभी भी मेरी दोस्तों की कॉल्स आती हैं, वो रोती हैं और वो इसी चीज़ को लेके कि किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, घर में किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा क्योंकि सुई वहाँ अटकी हुई है। अच्छा, इसमें ना अमूमन सब बातों में 2 बातें होती हैं। मैंने पूरे प्रोग्राम में ये जुमला बहुत इस्तेमाल किया। हाँ, इसमें ये चीज़ देखने की बहुत ज़रूरत है कि एक तो ये कि आपको सामने वाले शख्स से मोहब्बत है या आप उसके लिए ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मेरी खुशी या मेरा दुख मेरे हाथ में है। अगर मैं 24 घंटे ये लगा दूं कि निदा नहीं है क्या इसलिए मैं अपसेट हो गई, निदा नहीं है क्या इसलिए मैं खुश हो गई, तो मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। राइट। अच्छा, हमें ये लगता है कि सामने वाला अब्यूज़र है, बट आप अगर उस जगह पे हो, लेट्स से अगर मैं आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल दे दूं अपनी लाइफ का, जस्ट इमेजिन हाउ यू विल फील। आपको कैसा प्रेशर फील होता है कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अगले को किसी को दे देते हैं और हम उसको फोर्स करते हैं कि वो उसी तरह से यूज करे जैसा मैं चाहती हूँ। लेट्स से मुझे भी आपकी कोई बात बुरी लगी और मैं चाहती हूँ कि निदा मुझसे इन्हीं लफ्जों में अपोलोजाइज करें। नाउ यू कैन नॉट रीड माई माइंड, राइट। अब अगर आप उसके अलावा कर रही हूँ तो आई डोंट लाइक इट कि नहीं ये तो मामला हल नहीं हुआ, राइट। सो 2 बातें कि एक तो आप सामने वाले के लिए ऑब्सेस्ड हैं और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सामने वाले को भी ओवरबर्डन कर दिया अपनी खुशी और दुख उसके इख्तियार में देके, और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस कर दिया। तो आप उस विक्टिम मेंटेलिटी में चले गए कि इसने रुलाया तो मैं रोई, इसने हंसाया तो मैं हंसी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी मर्जी से रोइए और आप अपनी मर्जी से खुश हों। और बदले का भी कॉन्सेप्ट आ गया, इसने ही किया है अभी बच्चों रुक जाओ जरा। तो ताहिरा, व्हाट आर सम ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स जो आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई कामयाब केस जो आप बताना चाहें जो बहुत मुश्किल था हैंडल करना और आपने बड़े अच्छे से जो है वो हैंडल कर लिया हो? अच्छा, मैं अभी तो आपको शायद इतना फील नहीं होता, लेकिन जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की थी तो तब छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा फील होती थी। तो मेरे पास बहुत ही स्टार्ट में एक क्लाइंट आई थी, वो शायद मेरी दूसरी या तीसरी क्लाइंट होंगी। अच्छा। वो खातून थी, लाइक शी वाज 60+ और उनको लिजर्ड फोबिया था और उसके अलावा उनको डिप्रेशन था और उनका डिप्रेशन भी 30 ईयर्स तक का था। तब 30 साल हो गए थे उनको थेरेपीज करवाते हुए, दवाइयाँ लेते हुए।
तो जब मैंने उनकी काउंसलिंग की और थेरेपी की तो उनका लिजर्ड फोबिया ख़त्म हो गया। अच्छा, लिजर्ड फोबिया में होता है कि जब भी किसी चीज़ का फोबिया होता है तो आपको एक्सपोजर देना होता है, और वो एक्सपोजर थेरेपिस्ट की मौजूदगी में दिया जाता है। ये मेरे लिए भी फायदेमंद है क्योंकि मुझे भी लिजर्ड फोबिया है। हाँ, मुझे खुद है एक्चुअली। अब मैंने उनको जब करवाया ना, पहले आप उनको प्लास्टिक का पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं, देन प्लास्टिक की दिखाते हैं, देन एक दफ़ा ऐसा होता है कि आप रियल लिजर्ड को उनका एक्सपोजर करवाते हैं और आप थेरेपिस्ट वहाँ मौजूद होता है। अब जब मैंने लिजर्ड का करवाया रियल का, तो शी वॉज सो कम्फर्टेबल, और वो मुझे क्या आप इसको जार से निकालें ना, मैं तो भी नहीं डरूंगी। अब मुझे खुद डर लगता है, और मुझे उस वक्त भी डर लग रहा था क्योंकि थेरेपी मैंने उनकी की थी, अपनी तो नहीं करवाई थी ना की थी। अब मैं उनको कन्विंस करूं कि नहीं हम इसको ना जार में रहने देते हैं, वो कहे नहीं डॉक्टर साहब आप इसको जार से निकालें, मैं आपको मार के दिखाती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो वो केस ऐसा था, और उनका 30 इयर्स का डिप्रेशन था व्हेन आई वाज नॉट इवन 30 इयर्स ओल्ड, जब मैंने उनको ट्रीट किया और माशाल्लाह से शी गॉट बेटर। तो वो मेरी अचीवमेंट थी। और लेकिन ये मुझे सबसे फ़नी भी यही लगता है कि उनका लिजर्ड फोबिया तो ख़त्म हो गया, मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा। मैं उनको बता भी नहीं सकती थी कि मुझे डर लगता है, मैंने उनको कन्विंस किया कि हम उसको जार में रहने देते हैं। तो और जब वो जार के साथ बैठी हुई थी तो मैं दरवाजे पे खड़ी हुई थी, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट एक्सप्रेस कर रही थी कि नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था। वो लिजर्ड भी बहुत बड़ी सारी थी जो वो उसको लेकर आई थी सिर्फ मुझे ये अचीवमेंट दिखाने के लिए कि भी अब उनको उससे डर नहीं लग रहा। तायरा, ये फोबिया क्या हुआ? जैसे मुझे लिजर्ड को देख के घिन आती है, तो ये फोबिया में ही काउंट होता है? हाँ, अगर ये इस एक्सटेंट तक है कि आप उसको इस कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ डेफिनेटली, मुझे तो नींद नहीं आएगी अगर मेरे कमरे में छिपकली हो, तो मुझे अपना इलाज कराना चाहिए। हाँ, तो उसमें बेहतर ही होता है कि आप नहीं, पागल नहीं है, अभी हम तो शुरू में यही बात की कि पागल नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये मसला है तो उसका करवा सकते हैं। उनका मसला ये था कि वो कहती नहीं कि मैं लिजर्ड की आवाज़ जो है वो मतलब आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि इस रूम में है या नहीं। हाँ, और अगर वो है तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव। अच्छा, उसकी प्रेजेंस से भी उनका डिप्रेशन पता चला लिजर्ड आवाज़ भी करती है। हाँ, मुझे भी नहीं अंदाज़ा था। मैंने मलेशिया वगैरह में देखा था, लेकिन वो लिजर्ड्स बहुत बड़ी होती हैं जो आवाज़ करती हैं, जो हमारे यहाँ होती हैं ये भी बोलती हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनकी भी। अच्छा तायरा, बिफोर वाइंडिंग अप हमारा एक सवाल बीच में रह गया था कि ये कुछ लोग होते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, फिर दूसरे से ऑब्सेस हो जाते हैं, और प्यार, ये इसमें क्या फ़र्क है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मोहब्बत नहीं है और आपको ऑब्सेशन है? हाउ विल यू गेट टू नो? अच्छा देखिए, अगर मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत का एक तो साइकोलॉजिकली भी और सोशली भी एक असूल ये है कि वो आपको सुकून देती है, ठहराव देती है, राइट? आपको जो ये एंजाइटी या जो एक बेचैनी है ना, वो मोहब्बत से नहीं आती, वो ऑब्सेशन से आती है, राइट? अच्छा, ऑब्सेशन ये है कि एक तो सामने वाले को पूरा जानने का, उसको कंट्रोल करने का, उसके रिएक्शंस को कंट्रोल करने का, मेरी खुशी की जिम्मेदारी उस पर है, मेरी दुख की जिम्मेदारी उस पर है, पूरा आपने उसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस कैसे पता चलेगा? इसका तो बहुत आसान तरीका है। अगर किसी भी शख्स की बातों के अंदर 95% उसकी हर बात आई से स्टार्ट होती है कि मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया है, मुझे ये चाहिए है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये समझ में नहीं आता, तो देयर यू कैन आइडेंटिफाई कि वो शख्स अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बस मेरा भी इलाज होगा। आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मेरा वो वाला हिसाब है, मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला। नहीं, अपनी फेवरेट होना इज़ अ वेरी राइट थिंग, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में और लोगों के साथ स्पेशली हर चीज़ वैसी चाहिए जैसी मैं चाहती हूँ, हाँ, तो फिर आप ऑब्सेशन। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो सेल्फ लव तो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। और मैं यहाँ पे एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, अगर मुझे खुद से मोहब्बत नहीं है ना, तो मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। ये जो ये फॉर्मूला है ना कि नहीं मैंने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे लिए बनाया, तो वो आपका पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड तो हो सकता है, वो आप अपनी एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए लोगों की मजबूरी या कमजोरी बनना चाहते थे। लेकिन अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उसका पहला साइन ये हुआ कि आपको खुद से मोहब्बत है। अच्छा, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आखिर में ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं भी ये भी सवाल पूछ ही लेती हूँ ताहिरा आपसे। आदत किसी की होना कितना ख़तरनाक है, और अगर आपको बहुत बुरी तरह से किसी की आदत हो गई है, हम अक्सर आदत को भी मोहब्बत समझ बैठते हैं, किस तरह से जान छुड़ाई जा सकती है? आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एकदम तो शायद ऑब्वियसली दोनों तरफ से तकलीफ पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐसी आदत डाली क्यों जो आपको छोड़नी पड़ेगी, राइट? स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी आदतें इंसान को पड़ती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो साइंटिफिकली कोई भी आदत बनाने के लिए या ख़त्म करने के लिए 30 डेज़ जो है वो मोर देन इनफ होते हैं। 17 डेज़ का आपका एक साइकिल होता है जिसके अंदर आप कोई भी हैबिट लर्न कर सकते हैं और अनलर्न कर सकते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप की बात करिए तो ऑब्वियसली व्हाट आई थिंक इज़ के
आजकल ज़्यादातर लोग जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, जज्बाती वाबस्तगी को, एक डिपेंडेंसी को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, प्यार का नाम दे देते हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी आदत बदलनी पड़ती है। देखें, अगर आपके सर्कमस्टांसेस सामने वाले से मैच नहीं करते तो आपको वहाँ पे कोई अटैचमेंट क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। और अगर हो गई है तो उसको बड़ा मैच्योर तरीके से आपको गिव अप करना चाहिए। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है कि लोग, तो नहीं होता ना ताहिरा, मैं अच्छा गिव अप करने के ना दो मसले हो गए कि एक तो इसलिए गिव अप नहीं होता है कि चल रही है, एक तो इसलिए गिव अप नहीं होता है कि हमें वो शख्स बहुत अच्छा लगता है, एक अमूमन मैंने अपने तजुर्बे में जो देखा है, लोग इसलिए गिव अप नहीं करते कि कोई और ऑप्शन नहीं है। सो इफ यू आर नॉट गिविंग अप जस्ट बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सो दैट्स नॉट लव। लोग आजकल कह रहे हैं अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो वो उसके बारे में ऑब्सेस्ड है, पर अगर आपको कोई और मिल जाता है तो दे आर फाइन। सो अगेन आई वुड से कि मैं और आप और इस जनरेशन के 95% लोग वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन बेसिकली। So that's one of the reason कि हम ये attachments करते हैं। We are not in love. This is not love. आजकल की जनरेशन में मुझे लगता है लव खत्म ही हो गया है, क्योंकि हम एक दूसरे को सुकून में देखना चाहते हैं, सुकून में देख ही नहीं सकते, हम डोमिनेटिंग है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा, कंट्रोल फ्रीक्स हैं बेसिकली। और फिर जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना, हमारे बस में कुछ नहीं होता, तो वो फिर वो भी चीज अंदर ही अंदर खा फिर आपकी विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है ना। दो चीज़ है ना कि एक तो मैं आपको कंट्रोल करना चाहती हूँ विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग योर चाइल्ड। बेसिकली आप एडल्ट की बात करें, आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जब वो नहीं होता तो मेरी विक्टिम मेंटालिटी ट्रिगर हो जाती है कि देखो मेरे साथ हमेशा ये हुआ। आज की जनरेशन में आप किसी के पास बैठ जाएं, लोग आपको बताएंगे उसके साथ कहाँ कहाँ गलत हुआ, राइट। आप किसी के पास बैठ जाएं, अजीब बेसकूनी और बेचैनी सी है, ठीक है। सो अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो उसका पहला साइन ये है कि आपको एक ठहराव महसूस होगा अपने जज्बात में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में। कहाँ होते हैं ऐसे लोग मोहब्बत करने वाले देखिए। एंड द रीज़न व्हाई मोस्टली वुमेन आर गोइंग थ्रू दिस बिकॉज मेन इन आवर सोसाइटी आर कंट्रोलिंग। इनकी एक ईगो है जो हर्ट हो जाती है, उन्होंने कंट्रोल करना ही है औरत को, उसके बिना उनको गुजारा नहीं है। दे आर रेज्ड दैट वे बेसिकली। हम उनको और अनफॉर्चुनेटली हम ही परवरिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको इतनी ज़्यादा अथॉरिटी देते हैं हर रिश्ते के अंदर कि उनके अंदर ये नीड भी है, उनके अंदर ये पावर भी है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो आदमी खुद सफ़र कर रहे हैं, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, दे आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो उनकी मर्दानगी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो इट्स वन ऑफ द रीज़न कि वो जितना भी बुरा फील कर रहे हैं, जितना भी पेन में है, उन्होंने बोलना नहीं है, राइट। सो जो अपना एक खौल चढ़ाया हुआ है मजबूती का, वो बना के रखना है। सही। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम एंड हो रहा है ताहिरा, तो आखिरी कोई मैसेज अपने लिसनर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़। अच्छा, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जब भी हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो हमने अमूमन ये लगता है कि या तो हम पागल हैं या हमारे साथ दुनिया में कोई बहुत बड़ा मसला हो तो ही हम हमारे नफ्सियात के पास जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ फ़िलहाल कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहती हूँ, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहती हूँ, एक बेहतर इंसान, बेहतर औरत, बेहतर माँ, बेहतर बीवी बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी काउंसलिंग करवाई जा सकती है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है। और लोगों को इनकरेज करें कि वो ये स्टेप लें और लोगों को ऑब्जर्व करें। ये जो एक चीज़ है ना कि हमें किसी के रवैये से पता नहीं चलता, फिर हमें पता चलता है जब या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा चुका होता है, या वो सुसाइड कर लेता है, या उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, तब हमें अंदाज़ा होता है कि सामने वाला शख्स इस मेंटल स्टेट से गुजर रहा था। हम बहुत से ऐसे लोगों को बचा सकते हैं। इस वक्त अभी के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक एक दिन में पाकिस्तान के अंदर 13 से 15 लोग सुसाइड करते हैं, जो कि रिपोर्ट भी प्रॉपरली नहीं होता। सो अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाए तो हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को बचा सकते हैं जो या तो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं या वो उस तरफ जा रहे हैं। सही। थैंक यू सो वेरी मच ताहिरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदामी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।